अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों की आज समाअत की। ये समाअत इस हवाले से खासी अहम है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को बराह रास्त नशर किया गया। आज की अदालती कार्रवाई में तवील तरीन समाअत हुई। किसी भी चीफ जस्टिस ने अपना ओहदा संभालने के बाद पहला फुल कोर्ट तश्कील देने का हुक्म दिया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस अपने पहले ही दिन फुल कोर्ट की सरबराही की और पहली बार 2 ख़वातीन जजेस फुल कोर्ट में शामिल हैं। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2023 को पार्लियामान से मंजूर होने वाले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल की दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया, जबकि वफाकी हुकूमत ने दरखास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा की। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान आवान, ख्वाजा तारिक रहीम और इम्तियाज़ सिद्दीकी एडवोकेट्स ने आज दलाइल दिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये रिमार्क्स दिए कि वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। मार्शल लॉ दौर के अदालती फैसलों के वो पाबंद नहीं, कोई और हो तो हो। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से आइन की क्या खिलाफ वर्जी हुई? चीफ जस्टिस ने कहा कि आज खुद नोटिस के इख्तियारात छोड़ने को तैयार हूँ। ऐसे इख्तियारात नहीं चाहता जिससे अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ हो। ख्वाजा तारिक रहीम एडवोकेट ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट के जरिए अपने रूल्स बना रखे थे। पार्लियामेंट ने अदालत उज़्मा के रूल्स में मुदाखलत की। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि क्या कानून साजी के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात को गैर मौसर किया जा सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या कानून साजी से चीफ जस्टिस के इख्तियारात को ख़त्म किया गया या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का बेंच बनाना अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है, तो 17 जजेस का इख्तियार एक जज को देना कैसे दुरुस्त है। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पूरी दुनिया में चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर नहीं होता। चीफ जस्टिस के इख्तियारात छेड़ने से अदलिया खतरे में पड़ जाती है, इसका भी जवाब दें। जबकि एक मौके पर अदालत की जानिब से ये सवाल भी उठाया गया कि अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत खत्म की है तो इसमें गलत क्या है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि चाहते थे कि समाअत आज मुकम्मल हो जाती, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने वकला को 25 सितंबर तक अब तहरीरी दलाइल जमा करवाने की हिदायत। समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। तो आज एक तारीखी दिन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये समाअत जो थी वो लाइव टीवी पर दिखाई जाती रही और तकरीबन सारा दिन ये समाअत जारी रही। कुछ देर पहले ही ये समाअत ख़त्म हुई और अब 3 अक्टूबर को दोबारा इसकी समाअत होगी। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर अदील सरफराज, जो कि कोर्ट रिपोर्टिंग को कवर करते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अदील, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज पहला दिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का बतौर चीफ जस्टिस और पहला बड़ा इकदाम फुल कोर्ट भी बना दी और साथ में तमाम तर अदालती कार्रवाई को टीवी पर भी नशर किया गया पाकिस्तानी अदालती तारीख में पहली मर्तबा। इस जेस्चर को कैसे देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, आज सबसे पहले तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में आकर जो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई है वो इन इटसेल्फ बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि 2019 के बाद आज पहली फुल कोर्ट मीटिंग हुई है जहां पर तमाम जजेस एक साथ सर जोड़कर बैठे हैं, जिसको काफ़ी ज़्यादा जो कानूनी हलके हैं उनमें सराहा जा रहा है। और जो जजेस हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जजेस हैं, उनकी ग्रीवेंसेस भी होते हैं, तो जब एक जगह पर बैठते हैं तो कुछ फैसले भी हो जाते हैं। आज जो पेंडेंसी एक बहुत बड़ा मसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है वो भी जेर बहस आया, जो जेर अल्तवा मुकदमात का एक अंबार है जो तकरीबन 60,000 तक जा पहुंचे हैं। और उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ जो आज की अदालती कार्रवाई है उसको बराह रास्त नशर करने का भी मामला जेर बहस आया और उसी मामले पर काफ़ी बहस लंबी हुई और फैसला ताखीर का शिकार हुआ। 9:30 बजे का वक्त मुख्तस था आज की अदालती कार्रवाई का, मगर वो समाअत फिर 11:30 बजे तक शुरू हुई। मगर ये बात अहम है कि आज तारीख में पहली मरतबा जो अदालती कार्रवाई है उसको बराह रास्त नशर किया गया है और तो तमाम जजेस हैं उन्होंने गालिबन मुतफ़िका तौर पर ही ये फैसला किया है। और जो समाअत हुई है वो भी आपको मालूम ही है कि फुल कोर्ट आज समाअत हुई है। तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के दस्तियाब 15 जजेस हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में, वो इकट्ठे बैठे और एक इंतहाई अहम मामला सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसको जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के सरबराही में एक 8 रुकनी लार्जर बेंच ने मुअत्तल कर दिया था, उस पर आज समाअत हुई है और ये फैसला
हमें ये बताया गया यहाँ था पे और हमारे जो अदील ये जराए हैं उन्होंने ये बताइएगा, दावा किया था अदील कि आज आपको ही जरा अदालती कार्रवाई का ज्यादा आप इसको कवर करते हैं, ये बताइएगा अदील कि वो स्टे या वो जो इंजंक्शन जो पीछे चीफ जस्टिस दे के गए थे वो तो ये था कि ये कानून रूबा-अमल ही नहीं आया। तो आज की कार्रवाई से एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद सबसे पहले तो जो स्टे है वो उड़ जाएगा, लेकिन वो नहीं उड़ा। इसका मतलब ये है कि ये मौजूदा चीफ जस्टिस जो है काजी फाइज ईसा, वो भी कोई तेजी से फैसला नहीं करना चाह रहे इसके ऊपर कि इमीडिएटली कोई डिसीजन ले। जो स्टे है वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आज नहीं दिया गया और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा था और तासुर भी शायद यही दिया जा रहा था कि आज जो अदालत है वो उस स्टे को वकेट कर दे, यानी जो मुअत्तल करने का 8 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला है वो वापस हो जाए और जस्टिस काजी फायज ईसा 3 रुकनी जो कमेटी है उसकी वो एक फैसला करे कि बेंचेस जो हैं वो तश्कील कैसे पाएंगे। मगर आज जब समात का इख्तिताम हुआ तो वो बड़े इंटरेस्टिंग नोट पर हुआ, क्योंकि उससे पहले जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से ये वाज़ेह किया गया था वक्फे पे जाने से पहले, जो 15 मिनट का कहा गया इब्तिदाई तौर पर कि हम आज ही इस मामले को कंक्लूड करेंगे और आनेंगे। और जब वो वापस आए तो शायद उनकी मुशावरत हुई थी अपने साथी जजेस के साथ, जिसका उन्होंने जिक्र भी कमरा अदालत में किया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने साथ के दोनों सीनियर जजेस, सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाजुल हसन से मशवरा किया है। अच्छा। और अब हम इस मामले को आगे लेकर जाते हैं 3 तारीख तक। मगर यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जब उन्होंने अपने अदालती आप कह सकते हैं कि अमले को बुलाया ऑर्डर तहरीर करवाने के लिए, उस ऑर्डर के अंदर जब उन्होंने दूसरा पैराग्राफ शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर यह लिखवा देता हूँ कि बतौर चीफ जस्टिस मैंने ये फैसला किया है। फिर उन्होंने एक मशवरा जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब से किया कि आप मेरी इस राय से मुतफिक हैं फैसला लिखाने से पहले, तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उनसे इत्तेफाक किया। फिर यही सवाल उन्होंने अपने बाईं जानिब बैठे जस्टिस इजाजुल हसन से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं है। उसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह कहा कि अब मैं जो हूँ बहैसियत चीफ जस्टिस खुद बेंच तश्कील दे सकता हूँ, लेकिन अब हमने ये फैसला किया है कि हम तीनों जजेस मिलकर मशवरा करेंगे और बेंचेस तश्कील देंगे और जो मुकदमात हैं उनकी समात का फैसला लेकिन करेंगे। अदील फिर तो ऐसे में उनके उस स्टैंस का क्या होगा जो उन्होंने उस वक्त अपनाया था जब उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस है? उन्होंने कहा था कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का कोई फैसला नहीं आ जाता वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। तो ये तो फिर वो उनका जो स्टैंस है ये तो फिर पीछे रह जाएगा। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है और हमारी भी यहाँ पर कई जो वकला हैं, जब हमने उनसे इस नुक्ते पर राय लेना चाहिए तो वो भी इसी बात से इत्तेफाक करते हैं। वो ये समझते हैं कि हो सकता है जो तहरीरी हुक्मनामा आज की समात का आए उसमें शायद इस बात को ऐड कर लिया जाए, मगर अभी तक ऐसा नजर नहीं आ रहा। बज़ाहिर अदालत ने आज उस स्टे को वकेट भी नहीं किया और साथ ही अब उस कानून पर जो अमल दरामद है वो भी शुरू कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली आपकी बात दुरुस्त है और जस्टिस काजी फायज ईसा माजी में इसी कानून को जवाज बनाकर तकरीबन 4-5 माह हो चुके हैं, किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे थे और इसी वजह से आज इस बिल्कुल चैम्बर वर्क करते रहे और इसी कानून को आज उनके लिए सबसे बड़ा जो सवालिया निशान था वो यही था, चैलेंज भी यही था बतौर चीफ जस्टिस के वो किस तरह बेंचेस तश्कील देंगे और किस तरह बेंच में बैठेंगे। तो उन्होंने अपने 2 सीनियर जजेस के साथ ही उस कानून पर अमल दरामद करते हुए जो ऑलरेडी मुअत्तल है, ये अदालत के अंदर तो हमने देखा कि कोहेजन मौजूद है, सारे जजेस एक दूसरे के साथ आज बैठ गए। हमें जरा ये बताइए कि क्या जस्टिस उमर अता बंदियाल ये सादा सा काम नहीं कर सकते थे और नहीं किया तो क्यों नहीं? जी बुनियादी तौर पर तो तकसीम है और जस्टिस उमर अता बंदियाल पर इसी एक मामले पर तनकीद भी की जाती रही है माजी में और उनके साथी जजेस भी उनसे ये मुतालबा करते रहे हैं, मगर वो रिलक्टेंट रहे हैं फॉर सम रीजंस, उन्होंने फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया। और आज जब फुल कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा ने तश्कील दिया तो हम सहाफ़ी भी आपस में मुस्कुराते हुए ये बात कह रहे थे कि वाकई वो ठीक कहते थे, क्योंकि फुल कोर्ट जब तश्कील दिया है तो जजेस के जो सवालात हैं और उसके बाद हमने देखा है कि एक अगर जज मुनीब अख्तर साहब सवाल करते हैं तो जवाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से आता है, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जवाब देते हैं तो फिर जस्टिस इजाजुल हसन का बीच में ऑब्जर्वेशन आती है और जस्टिस काजी फायज ईसा ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमें आपस में यहाँ पर नहीं उलझना, हमने जो बुनियादी तौर पर सवाल है उसको एड्रेस करना है। और यहाँ पर उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी कहा कि आप जो अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको मुकम्मल करें, हमने तो वही फैसला करना है जो हमने सोचा हुआ है, जो हमने अपने जहन के मुताबिक करना है, और अगर किसी ने इख्तिलाफ करना है
तो वो इख्तिलाफ भी कर सकता है। तो काफ़ी गैर मामूली ऑब्जर्वेशन आज यानी कमरा आदिल, अदालत के आप ये सामने कह आई रहे हैं और कि इसकी वो एक जो बुनियादी वजह तकसीम जायल होने का कोई तासुर आज नहीं मिला आपको? अगर जुडिशल साइड पर देखें तो मैं यहाँ पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को कोट करूंगा। उन्होंने कहा था कि जो हमारे फैसलों में इख्तिलाफ होता है वो सिर्फ फैसलों तक महदूद होता है और वो जाती इख्तिलाफ नहीं होता। अच्छा। मगर जो हमने देखा है माजी में जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में भी यही एक नुक्ता आगाज था, जब बेंच के अंदर बैठे जजेस जो है एक दूसरे को काउंटर करने लग जाते थे। तो उसके बाद फिर नोट्स की सूरत में भी हमने देखा मुख्तलिफ खतूत सामने आए और जो इख्तिलाफात हैं वो बढ़ते गए। अब आज एक चीज अच्छी हुई है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक या दो दफा कमरा अदालत के अंदर दौरान समात अपनी बाईं जानिब बैठे जस्टिस इजाजुल एहसन से भी मशवरा किया है मुख्तलिफ चीजों के ऊपर, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि खिलाफ तवक्को है। जबकि दीगर जो जजेस हैं वो उनके साथ आप एक मैच तो हमें नजर आया है जजेस के दरमियान, जो एक स्कूल ऑफ थॉट है, दो स्कूल ऑफ थॉट्स आपको मालूम है, और उन दोनों के दरमियान यहाँ पर हमें कुछ उलझन भी नजर आई है। एक दूसरे के जो सवालात हैं उनको एड्रेस करते भी वो नजर आए हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज हम अगर ये कहें कि एक क्लासरूम के तौर पर इस अदालती कार्रवाई को चलाने की कोशिश की है। शुरू में उन्होंने कुछ रूल सेट किए हैं। उन्होंने कहा है कि आज की जो अदालती कार्रवाई है इसमें आप हमारे सवालात को जरूर सुने, मगर उनके जवाबात आपको देने की अभी जरूरत नहीं है। अच्छा अदील, मुझे ये भी बता दें कि अब अहम और कौन से ऐसे केसेस हैं जो इस आने वाले हफ्ते में या 3 अक्टूबर से पहले पहले अदालत में सुने जा सकते हैं? जी, अगर आइनी मामलात की बात करें तो इस वक्त कई अहम आइनी नोयत के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों की सूरत में पेंडिंग है। इंतखाबात का मामला 90 रोज़ के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविल का ट्रायल है वो, और उसके अलावा दो जो कवानीन बनाए गए हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी एक्ट और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी एक्ट, उनके खिलाफ भी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई हुई हैं। तो ऐन मुमकिन है अदालत उनको भी टेकअप करे, मगर अभी अंदाजा होगा आज जो काज लिस्ट जारी की जाएगी उसमें तो बज़ाहिर नजर यही आ रहा है, जो जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज अपनी ऑब्जर्वेशंस में भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे जो आज की काज लिस्ट होगी यानी कल की, उसमें उन्हीं केसेस को फिक्स किया जाए जहां पर वकील इस्लामाबाद से हों, तो क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस पर वकला का यहाँ पर आना मुमकिन नहीं है। तो हो सकता है कल नहीं तो परसों से कुछ अहम नोयत के मुकदमात भी अदालत समात के लिए मुकर्रर कर दे। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, वाज इट अ प्लेजर वाचिंग सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग लाइव ऑन टीवी? ये तो बहुत ही उम्दा काम, अच्छा, और खास तौर से इससे ट्रांसपेरेंसी पैदा हुई है और पाकिस्तान के अंदर लोगों को पता चला है कि उनकी अदालतें कैसे चल रही। और इसके साथ साथ आज एक दिलचस्प बात पता चली कि वकला की तैयारी कितनी है और जजेस के दरमियान इख्तिलाफ की नेचर क्या है। और जजेस जब फितरेबाजी करते हैं या कम से कम कोई ऑब्जर्वेशन देते हैं तो उसके साथ एक जवाब भी आ जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे अदील ने बताया कि एक तरफ से अगर सवाल उठता था तो जवाब उसका कहीं और से आ जाता था, जबकि मुखातिब जो थे वो अटॉर्नी जनरल होते थे या ख्वाजा तारिक जो उस वक्त दलाइल दे रहे। तो और फिर साथ ऐसी भी सूरत पेश आई कि ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो इख्तिलाफात जीरो हो गए हैं जनाब जस्टिस इजाजुल एहसन के दरमियान और जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दरमियान। जस्टिस काजी फायज ईसा ने जब एक सवाल एक ऑब्जर्वेशन दी, मैं उसको सुन रहा था आज, और मुझे और उन्होंने जब कंजक्चरिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया तो मैं जरा चौंक गया कि ये कंजक्चरिंग का लफ्ज जो है वो कंजक्चरिंग का मतलब है क्या साराइयाँ। तो ये क्या साराइयाँ बेंच पर बैठ के हो रही है। तो साथ ही फिर उसके जवाब में जनाब जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने कहा कि अब एक्चुअली जो कंजक्चरिंग का जो लफ्ज था वो किसी गुफ्तगू से जोड़ा गया था। तो उन्होंने कहा था कि मैं कंजक्चरिंग नहीं कर रहा, मैं वाज़ेह तौर पर अपना सवाल फ्रेम कर रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ, उस मसले को समझना चाहता हूँ। तो गोया वो जो कंजक्चरिंग का लफ्ज इस्तेमाल हुआ उसका जवाब भी तुर्की आ गया। इस तरह जनाब जस्टिस हसन मिनल्ला साहब जी आपको पता है कि वो बाज़ का कानूनी नुक्ता छोटा भी हो तो वो उनके हाथ जाता है तो वो फैल जाता है। तो अब लेकिन यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि कानूनी नुक्ता अगर हलाल की सूरत में हल हो सकता है, उससे बारीक सा चांद होता है, हलाल की सूरत में हल हो सकता है, उनके यहाँ जाता है, उनके यहाँ
जाता है तो फिर वो पूरे चांद की सूरत में आया हो जाता अच्छा है। ये हबीब उनका खैर हबीब साहब, आप क्या ये समझते हैं कि ये ही मामला इतना अहम था कि आज फुल कोर्ट इसे सुनता है, या और भी गम है जमाने में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के सिवा? मैं ये समझता हूँ कि ये जो जिस बिल को हाथ लगाया गया, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, ये शायद अदालती तरजीहात में आखिरी मामला होना चाहिए। अच्छा। उसकी वजह यह है कि ये असली मामला है। अच्छा। ये जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो बनाया गया था, इसके पीछे बुनियादी तौर पर दो मकसद। अच्छा। एक मकसद ये था कि उस वक्त इलेक्शन का फैसला हो रहा था, यानी पंजाब में 14 मई को इलेक्शन का जो फैसला था वो आने वाला था, तो या और उसके से पहले साथ ही ये कानून बना दिया गया ताकि जैसे ही फैसला आएगा तो हम चीफ जस्टिस के हाथ ही बांध देंगे कि वो मजीद कुछ जजों को ऐड करे, तो गोया फिर वक्त मिल जाएगा। तो ये इंसाफ कानून के, यानी ये जो हमारा मेरा और आपका वोट डालने का हक है, उसके रास्ते में रुकावट हबीब के साहब, तौर पर ये आप बड़ी बात कर रहे हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन रोकने के लिए ये लाया गया था? वाकयात की तरतीब कि ये कैसे हुआ कि जब एक तरफ फैसला आता तो उसके बाद उसे रोकना मकसूद, तो लिहाजा एक तो यह कि इस बिल ने अपना एक मकसद हासिल कर लिया। वो मकसद ये था कि अदालत दस्तूर के मुताबिक इलेक्शन करवाने में कामयाब ना हो सके। इस पैमाने पे पीडीएम का गिरोह सियासतकारा असेंबली में बैठ के पूरी तरह अदालत पर हावी हो गया। और दिलचस्प बात यह है कि अब हमारी पूरी अदालत निकले हुए सांप की लकीर पीट रही है। भाई, इससे जो पीडीएम ने मकसद हासिल करना था वो हासिल कर ली। अच्छा। दूसरा इसका था नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर खान फरीद साहब को या कोई और शख्स जो किसी न किसी तरीके से नाअहल करार पाया है, वो अपील में जा सकते। तो अपील का हक जो है वो एक फिनैलिटी ऑफ जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट एक फैसला कर चुकी है 184 के तहत, इसे बुनियादी इंसानी हकूक का मसला करार देके, तो उसके ऊपर दोबारा एक अपील का हक जो है वो लागू कर दिया गया है। आज जो ज्यादातर बहसें होती रही, अगरचे वो जरा इधर उधर जाती रही, लेकिन आखिर में ये दिन का जो आखिरी हिस्सा था उसमें फिर अपील के हक पे खुसूसी बहस हुई, जिसमें बहुत अच्छे निकात सुनने को मिले। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इख्तियार का मामला है, तो वो इख्तियार बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कम नहीं कर रहा। वो स्पेसिफिक था, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का इख्तियार करना था, और उसके साथ साथ जनाबे जस्टिस एजाजुल एहसन इख्तियार कम कर। अच्छा। ये दो जजों को हदफ बना के ये दरअसल कानून साजी की गई थी, सो कॉल्ड। तो अब ये इसका मकसद पूरा कर लिया। अच्छा। अच्छा, ठीक है। हबीब साहब, जस्टिस रिटायर्ड शब्बर अज़हर रिजवी साहब माहिर कानून हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जस्टिस साहब, आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने आते ही फुल कोर्ट बनाया और फिर सारी प्रोसीडिंग्स लाइव टीवी पर भी दिखाई गई। अदालती तारीख में पहली मरतबा सारा दिन आपने कार्रवाई भी देखी, रिमार्क्स भी अपने जजेस के सुने। आप कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? मेरे ख्याल में ये एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के लोगों को एक तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो कि वकला काफी लोगों के लिए तो नई बात कर लोगों ने बहुत सीखा। दूसरा एक और बात कि लोगों ने देखा कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट में वो मौजूद हैं वो इकट्ठे बेंच पे बैठ इस केस को सुन रहे और अमल से के जजेस ने भी सुना, और मैंने जितना देखा उसने अटॉर्नी जनरल तो उन्होंने भी नजर अपने बड़ी अच्छी तरह तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा। हबीब साहब जी, आप बात कर रहे थे, आपको मैंने इंटरप्ट किया। अगर आप बात मुकम्मल करना चाहें तो कर लीजिए प्लीज। कि ये जो बुनियादी मामला है वो इलेक्शन का मामला है।
जी ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, इसमें अगर चीफ जस्टिस साहब 184 का इख्तियार इस्तेमाल करना चाहे तो नो डाउट माजी में आज खुद उन्होंने भी कहा कि बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि गलत हुआ, लेकिन 184 का इस्तेमाल हमेशा गलत नहीं हुआ, उसमें गलती जरूर हुई, लेकिन इख्तियार भी नफ्सी ही गलत नहीं है। हमारा प्रॉब्लम इख्तियार कभी भी नहीं रहा, कानून कभी भी नहीं रहा, उसके ऊपर अमल दरामद रहा। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास रिजाले कार नहीं है, हमारे पास तहत रिजाल है, हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो जैसे साबिक चीफ जस्टिस साहब ने स्टील मिल को उलट पुलट कर दिया था, रिकॉर्डिंग को उलट पुलट कर दिया था। एक साइंसदान वहां पहुंच गया था, जाके बताने लग गया था मुझे बेलचा दे दो, कई दे दो, मुझे रस्सियां दे दो, देखो एक दावड़े में मैं निकाल के ले आऊंगा सारा सोना। वो साइंसदान वहां पे फ्रॉड लगा के आ गया। अब आप जरा तसव्वुर करें ना कि हमने तो ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम तो अदालत में बैठे हुए जजों का है जी कि क्या जज साहिबान जो चीफ जस्टिस साहिबान है वो 184 की लिमिट समझते हैं। मुझे जस्टिस काजी फाइज ईसा के अंदाजे फिक्र से और खास तौर पर जो उनका कानूनी तफहीम का अंदाज है, मैं उससे 10 बस्ता जसारत करता हूँ कि मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ। लेकिन मुझे जस्टिस काजी फाइज ईसा पर पूरा भरोसा है कि वो 184 का इख्तियार दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे। ठीक क्योंकि हमें जिस इंतजामिया से वास्ता है, उसमें मुझे एक आपको भरोसा तो है हबीब साहब, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते शायद ये इख्तियार। बात करेंगे हबीब साहब आपसे मजीद। एक ब्रेक मुझे यहाँ पे लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के हवाले से, जिसकी समाअत आज लाइव टीवी पे भी दिखाई जाती रही और हबीब साहब से हम बात कर रहे थे। हबीब साहब, अब ये सवाल भी उठाया जा रहा है मुख्तलिफ माहिरीन कानून की जानिब से कि क्या इस केस का फैसला आने तक जो बेंच तश्कील दिए जाएंगे वो दुरुस्त होगा? देखिए, आज जो कुछ भी हुआ है, आज की अगर आप आज का ऑर्डर जो उन्होंने खुली अदालत में जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने डिक्टेट करवाया था, उसमें एक बात उन्होंने लिखी। उन्होंने कहा कि मैंने बेंच की यानी चीफ जस्टिस के तौर पर मैं ये कहता हूं कि मैंने अपने दोनों सीनियर तरीन जजों से मुशावरत के बाद ये फैसला किया और आइंदा मैं जो बेंचेस की तश्कील है इस हिसाब से करूंगा। अच्छा, अब ये बात तो मतलब यूं समझ लीजिए कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये बात मान ली और दूसरी बात यह है कि कोई मुमानियत नहीं है, यानी इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने कानून को तस्लीम कर लिया है। इसका मतलब ये है कि वो अगर चाहें, यानी अगर वो ये कानून ना भी हो तो कोई भी चीफ जस्टिस जो है वो अपने सीनियर तरीन जजों के साथ, अपने ब्रदर जजों के साथ बैठ के मशवरा कर सकता है और बेंचेस की तश्कील भी कर सकता है। तो लिहाजा इसका मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि कानून में क्या, यानी कानूनी तौर पर यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को अदालत ने तस्लीम कर लिया है। तो आज फिर उस पर ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप अदालत जो है वो खुद कर ले। दूसरी बात देखिए इसमें, लेकिन हबीब साहब इसमें उनका वो स्टैंस भी तो मैटर करता है ना, जिसकी बुनियाद पर वो पिछले 4 महीने से किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बने, चैम्बर वर्क करते रहे, वो स्टैंस फिर कहाँ जाएगा? देखिए, उस वक्त वो खुद उन जजेस में शामिल थे जिनके साथ मुशावरत होनी चाहिए थी इस कानून के मुताबिक या रवायती तौर पे। ठीक, जस्टिस काजी फायज ईसा का माजी में भी ये इस तरह का उनका शिकवा रहा है और उन्होंने इसको तहरीरी तौर पर भी कहा हुआ है ठीक कि जब भी दस्तूरी मामलात आते हैं तो उसमें सीनियर तरीन जजों को बिठाने से गुरेज क्यों किया जाता है। हाँ, ठीक तो है, और ठीक है। ये अच्छा हबीब साहब, कता कलामी की माजरत, जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रज़ा रिजवी साहब हमारे साथ एक में मौजूद है। हबीब साहब, आप उनसे कुछ पूछना चाहेंगे? अब ये बताइएगा कि जो अहम तरीन मामला है इसके अंदर वो ये है कि क्या इस कानून के तहत अदालत का ज्यूरिसडिक्शन बढ़ा दिया गया है, और जब ज्यूरिसडिक्शन बढ़ा दिया गया है तो क्या उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट चाहिए? मेरे ख्याल में जो अख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है अपने रूल्स बनाने का, तो उसमें अगर एक आपने नॉर्मल जो लॉ है, यानी जो एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, वो उसके ज़रिए वो अख्तियार आप वापस नहीं ले सकते या उसमें एडिशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये बड़ी बुरी रवायत होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह आर्टिकल 1843 के हवाले से बात हो रही है कि
रिव्यू अगर आर्टिकल 1843 के तहत कोई फैसला हो जाए तो उसके अपील होनी चाहिए, या जो रिव्यू है उसके बाद उसमें ये इस तरह तो फिर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जितनी भी और पावर्स हैं, जिस तरह एपलेंट ज्यूरिसडिक्शन है आर्टिकल 185 के तहत, तो कल को कोई उसके मुतल्लिक भी कह सकता है कि अगर एक अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुन ले तो दोबारा उसको एक और अपील दे दे। क्योंकि अभी तक तो लॉ यही है कि एक दफा हो सकता है। जी जस्टिस साहब ये बताइएगा कि अब जो अगर ये अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये कानून जो है ये दरअसल दस्तूर की खिलाफ वर्जी है, या दस्तूर की जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है उसके अंदर जो दिए गए मामला है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अल्ट्रा वायरीज है, तो इस दौरान जो बेंचेस बने हैं उन बेंचेस की क्या पोजीशन होगी? क्या वो गैर कानूनी करार पाएंगे और सारे के सारे फिर वो फैसले असर नौ करना पड़ेंगे? बिल्कुल इसी ग्राउंड पे चैलेंज हो जाएंगे अगर ये फैसला ऐसा आया। और इसी तरह ये जो अगर सेकंड रिव्यू की इजाज़त मिल गई तो बहुत से रिव्यू जो हैं वो जिनको सेकंड रिव्यू कंसीडर करके डिसमिस कर दिए गए हैं कि जो पहले फैसला हुआ उसको फाइनलिटी अटैच है, वो भी रीओपन हो सकते हैं। और जस्टिस साहब वो रिव्यूज किसके सामने होंगे? ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के सामने ही होंगे। फुल कोर्ट के सामने होंगे फिर वो रिव्यूज भी? मेरा ये ख्याल है कि ये फुल कोर्ट के सामने तो सारे नहीं होंगे, ये तो अच्छा। मेरा ख्याल है, वरना तो ये देखें ना इतने तो फिर जजेस नहीं है आपके पास में। बाकी तो काम जो अगर आप 50,000 केस हैं तो ये तो फिर हर साल में 50,000 और आप देखें ना, आज अगर 15 जज बैठे हैं तो कम से कम 10 से 15 केस तो एक जज रोज सुनता है ना, तो 15 से आप जरूर दे दें 150-200 केस आज नहीं सुना गया होगा। तो इसको अगर आप एक महीने से मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितने केस बनते हैं? तो ये हर केस का तो नहीं होगा ये, बस मेरा ख्याल है क्योंकि इस पे ये पॉइंट रेज हुआ था तो ये सुन रहे हैं। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि थोड़ी सी ना ही इस तरह की जस्टिस कोई साहब, डिमांड वो ये है कि ये बताइएगा कि आज खुद चीफ जस्टिस ने भी ये बात की कि अगर हम इसका रास्ता खोलते हैं, यानी दूसरी अपील का भी रास्ता खोल देते हैं, तो यानी हम जो वो मामला है, यानी जो तमीजुद्दीन खान केस है वो भी दोबारा खुल सकता है, क्योंकि वो भी इसी तरह का केस था। तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है? जी फलां केस फुल कोर्ट ने सुना है तो ये भी ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन ठीक है आज हम ये देखें कि अगर 184 के तहत जितने भी मुकदमात हुए, चलिए सामने के मुकदमात तो नवाज शरीफ साहब है या जहांगीर खान तरीन साहब का मामला है, तो इस तरह के कुछ माजी की मिसाल के तौर पे हमने देखा रेकॉर्डिंग का केस था, मिसाल के तौर पे हमारा स्टील मिल का केस था, तो ये भी अनडू किए जा सकते हैं फिर? सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियार रिविजिट करने का तो है ना, तो रिविजिट तो कोर्ट जो है वो अपने किसी फैसले को भी कर सकती है। ठीक। और ऐसी बहुत सी एग्जांपल हैं जहाँ पे जैसे जजेस पेंशन केस है, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो 2008 में फैसला किया था 2013 में उसको चेंज कर दिया। एक क्रिमिनल केस क्या है, जुबैर केस बड़ा मशहूर है, बेल मैटर के मामले, वो सुप्रीम कोर्ट ने रिविजिट किया है। ठीक। तो इस तरह जो सिंध हाई कोर्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में पहले जो है जो इमरजेंसी के हवाले से पहले के केस हैं जो रिविजिट किए हैं, तो ऐसी तो बहुत सी एग्जांपल हैं। ठीक, जो रिविजिट सुप्रीम कोर्ट करती रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शबर अज़हर रिजवी साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। बिलावल भुट्टो साहब को ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को कोई दीवार से नहीं लगा रहा है।
वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कहना है कि आसिफ अली जरदारी लेवल प्लेइंग फील्ड पर काम करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन से आज फिर मुतालबा किया कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करे और साथ ही साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बंद करने से मुल्क के तमाम मसाइल हल नहीं हुए। हबीब साहब, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कौन से मसाइल हैं जिनकी बात बिलावल भुट्टो कर रहे हैं जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बंद करने से हल होने थे और अब हल नहीं हुए? देखिए, पाकिस्तान की तारीख तो इस तरह की है कि बहुत सारे मसाइल दरअसल जाती नोयत के होते हैं। अच्छा। और अगर ये तो पीडीएम ने जो खुद इमरान खान साहब के खिलाफ जो तहरीक एतमाद पेश की, अच्छा। तो उसकी तह में भी जाती मसाइल ही कार फरमा थे। वो जाती मसाइल थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने अकाबिर के खिलाफ जो कुछ मुकदमात दर्ज थे, अच्छा। और तौर पर उनको जो मुश्किलात पेश आ सकती थी उनको ठीक करना। और आप ये भी देखिए कि खुद ये जो अभी हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसमें जो एक अपील का तस्वुर दिया गया है वो किस लिए दिया गया है? वो तो खास तौर पर इस बात से दिया गया था कि जनाब नवाज साहब को कुछ इसका फायदा होगा। पाकिस्तान में बहुत सारी जो कानूनी चीजें हैं वो हमें बज़ाहिर लगता है कि किसी आलातर मकसद के लिए की, लेकिन अमल नीचे मफाद का। अच्छा हबीब साहब क्विकली जरा मुझे बता दें, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब लेवल प्लेइंग फील्ड पर क्या काम करेंगे? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें क्या चाहिए, मैं आपको एक फिक्रे से समझ आ जाएगा। वो ये है कि सीसी का इजलास हो रहा था, तो उसमें एक मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जरदारी साहब को मुखातिब करके उनकी बात के जवाब में कहा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीएमएल क्यों नहीं बनने दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब आप जरा तसव्वुर कर ले इस फिक्रे से पहले क्या हुआ था और इस फिक्रे बाद क्या हुआ, और इसके जवाब जरदारी साहब ने की मीटिंग में कहा कि मुझे कुछ टाइम दें। ठीक है हबीब साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह ने के बाद।